मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम थॉमस हॉब्स के संपूर्णता की विशेषताएं क्या हैं, इस विषय के ऊपर अध्ययन करना चाहेंगे। जो कि से पूर्व वाले वीडियो में हमने संपूर्णता के बारे में बताया था कि हॉब्स की संपूर्णता का सिद्धांत क्या है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम थॉमस हॉब्स के संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं उस के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, जो कि राजनीति विज्ञान BA तृतीय वर्ष के विषय कोर्स में दिया हुआ है। पहला बिंदु आता है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हॉब्स के संप्रभुता की विशेषताओं के अंतर्गत की संप्रभुता अप्रतिबंधित है, अर्थात इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि संप्रभु सर्वव्यापक है। ये संप्रभुता के निर्माण के लिए जो आधारशिला रखी गई, उसमें आपस में समझौता के माध्यम से संप्रभु का निर्माण हुआ, अर्थात सभी व्यक्तियों ने मिलकर के आपस में एक समझौता किया और सभी ने अपने अधिकारों को त्याग कर दिया। त्याग करने के उपरांत जो परिणाम निकला, उससे संप्रभुता का जन्म हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रभु इस समझौते का हिस्सा नहीं है, अर्थात संप्रभु इस समझौते में शामिल नहीं है, वह समझौते का परिणाम है। इस वजह से संप्रभु सर्वोच्च है, उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं है और वो सर्वव्यापक भी है, अर्थात सभी के ऊपर ये संप्रभुता समान रूप से लागू भी होती है। सभी को इसके आदेशों या इसके नियमों का पालन करना होता है। तो इस प्रकार से इसकी पहली विशेषता बनती है, संप्रभुता अप्रतिबंधित एवं सर्वव्यापक है। दूसरा बिंदु आता है जिसमें संप्रभुता निरंकुश प्रतीत होती है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता का वर्णन किया गया, उसमें सभी व्यक्तियों ने मिलकर के अपने राजनीतिक विचारों के मंथन से संप्रभु का जो निर्माण किया, उसके माध्यम से सभी ने इस संप्रभु को अपने अधिकार सौंपे और सौंपने के उपरांत इस संप्रभु को शक्तिशाली बनाया और इस संप्रभु के ऊपर किसी प्रकार के बंधनों का नहीं लगाना, साथ ही साथ संप्रभु को यह आदेश देना कि वह सर्वव्यापक है, वह सब कुछ कर सकता है। इससे यह प्रतीत होता है कि संप्रभु निरंकुश है, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तीसरा बिंदु आता है, संप्रभु का कोई कार्य अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात संप्रभु के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वे सभी कार्य न्यायपूर्ण माने जाएंगे, अर्थात उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दूसरी सत्ता उसके निर्णय या कानून के ऊपर किसी प्रकार का चर्चा करने के लिए या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए वैध नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि सभी को संप्रभु के दिए हुए कार्यों को सही तरीके से संपूर्ण करना होगा, साथ ही साथ उसके आदेशों को मानना भी होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संप्रभु के आदेश न्यायपूर्ण हैं, वो उचित हैं। इसलिए कह सकते हैं कि संप्रभु में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उसे सभी व्यक्तियों के ऊपर सर्वोच्चता प्राप्त है। इसलिए संप्रभुताधारी अनौचित्यपूर्ण कार्य भी कर सकता है, क्योंकि वो न्यायपूर्ण ही माने जाएंगे। अगला बिंदु आता है, संप्रभुता मतों एवं नीतियों की निर्णायक एवं नियंत्रक होती है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु शक्ति का अधिकार व्यक्ति के शरीर पर ही नहीं वरन उसके विचारों और विश्वासों पर भी है, अर्थात लोगों के विचारों और विश्वासों पर समाज की शांति व्यवस्था निर्भर करती है। इसलिए इस संप्रभु का उद्देश्य एकमात्र शांति व्यवस्था एवं संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना है। इसलिए कहा जा सकता है कि संप्रभु के द्वारा दिए गए सभी निर्णय एवं नीतियाँ व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। अतः संप्रभु सभी प्रकार से सर्वोच्च
नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। अगला बिंदु आता है संप्रभुता मनुष्य के संपत्ति संबंधी विचारों एवं कार्यों का भी नियमन करती है। अर्थात हाब्स ने बौद्ध द्वारा संप्रभु पर लगाए गए संपत्ति संबंधी बंधनों को ठुकरा दिया या उनको मानने से मना कर दिया। अर्थात थॉमस हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निर्मित होते हैं। अतः यहाँ संप्रभुता के ऊपर किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं लगाए जा सकते, जैसा कि बौद्ध ने उसके ऊपर ईश्वरीय या अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं, परंतु यहाँ थॉमस हॉब्स सभी प्रकार के बंधनों को लगाने से मना करता है। अगला बिंदु आता है संप्रभुता अविभाज्य एवं अपृथक्करणीय है। संप्रभुता के संबंध में हॉब्स के विचार जो हैं वो विभाजित नहीं हैं, अपृथक्करणीय नहीं हैं। अर्थात हॉब्स के विचार संप्रभुताधारी शक्ति को सर्वशक्तिमान स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि संप्रभुता की शक्ति का अगर विभाजन कर दिया जाए, अपृथक्करणीय कर दिया जाए, उसके पृथक्करण को रोक दिया जाए तो वो शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए संप्रभुता अविभाज्य है, अर्थात उसका विभाजन नहीं हो सकता। अपृथक्करणीय है, अर्थात उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसको किसी को दिया नहीं जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता एक प्रकार से एकात्मक रूप से अपनी शक्ति को समेटे हुए संपूर्ण समाज के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने का कार्य करती है। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु जो है उसमें प्रभुता की शक्ति किसमें, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में हॉब्स ने कहा कि संप्रभुता की व्यक्ति में निहित है। वह शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक होगा या कुछ व्यक्तियों में, जिसे हम कुलीन तंत्रीय कह सकते हैं, में निहित हो सकती है। लेकिन हम सामान्यतः जब देखते हैं तो हॉब्स राजतंत्रात्मक संप्रभुता का पक्ष रखता है और वह मानता है कि राजा ही राज्य को व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से सुरक्षित रख सकता है। अर्थात राजतंत्रात्मक संप्रभुता संपूर्ण समाज के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से उचित ही प्रतीत होगी। अतः हॉब्स ने अपने विचारों के माध्यम से संप्रभुता के राजतंत्रात्मक स्वरूप की व्याख्या की है, जबकि जीन बौद्ध ने राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक एवं सीमित राजतंत्रात्मक प्रणाली के साथ साथ कुलीन तंत्रीय लोकतंत्र प्रणाली का भी वर्णन किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स के द्वारा जो संप्रभुता की 7 विशेषताएं दी गई हैं, उनमें सभी में ये बताने का प्रयास किया है कि निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करते हुए सर्वव्यापकता का पालन एवं साथ ही साथ सभी को, राज्य के अंतर्गत निवास करने वाली सभी संस्थाओं को इन आदेशों को मानना बाध्यकारी होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है और न उसके विरुद्ध जाने का वो कार्य कर सकते हैं। अतः संप्रभुता समाज में व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निरंकुशता के आधार पर अपने शासन का संचालन करके व्यवस्था करने का कार्य पूर्ण करेगी। धन्यवाद।